हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत यादव। आज है 11 जून 2022 और आज के द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन में एक बहुत बेहतरीन आपके दिमाग के सारे तार खोल देने वाला एडिटोरियल आया है। इंडिया इज़ नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकॉनमी। कौन कह रहे हैं? अरुण कुमार साहब कह रहे हैं। एंड अरुण कुमार इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी मैन। अरुण कुमार इज़ अ रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ द इकोनॉमिक्स एट द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड ही इज़ ऑल्सो द ऑथर ऑफ द इंडियाज इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस इन द रोड एट 2020। तो इनकी बात में दम है, तो इनकी बात को हम सुनते हैं। इन्होंने क्रिटिकली एनालाइज किया है जीडीपी को, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर कभी क्रिटिकली एनालाइज करने का मौका मिला हमें तो हम ज़रूर करेंगे, पर एक एक एक्सटेंट तक। हम इनकी पूरी बातें नहीं लिख सकते हैं वरना हमारे मार्क्स काट लिए जाएंगे, पर इनकी बातें समझ तो सकते हैं। समझने में क्या हर्ज है? अगर आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे तो क्या हर्ज है भाई उसमें। चलिए समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं अरुण कुमार साहब। पहले तो ये बोल रहे हैं कि हमारी जो रियल जीडीपी है वो 8.7% से ग्रो हुई है 2021-22 में। जो अभी हमारे प्रोविजनल एस्टिमेट्स आए हैं एनुअल नेशनल इनकम के, वो ये शो करते हैं कि 8.7% से रियल जीडीपी ग्रो हुई है। और नॉमिनल टर्म्स में देखें तो 19.5% से ग्रो हुई है। तो अगर हम प्री पैंडमिक लेवल से इस चीज़ को कंपेयर करें तो अप्रॉक्स 1.51% का एक्सटेंट है, इतना ग्रो हुई है। और अगर हम इसी चीज़ को देखें वाकई में, क्योंकि आपको पता है कि रियल और नॉमिनल के बीच का डिफरेंस क्या होता है भैया, हमेशा मैंने आपको बताया है कि नॉमिनल में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है। तो अगर इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को देखें तो रियल और नॉमिनल को कंपेयर करने पे हमें इन्फ्लेशन भी मिल जाता है। यानी अगर इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन अप्रॉक्स 10.8% से ग्रो हुआ है 2021-22 में। और अगर 2019-20 से 2020-21 के बीच में कंपेयर करें तो 16.4% से इन्फ्लेशन ग्रो हुआ है। ये डेटा सर आप क्यों बता रहे हैं? डेटा बताने का मतलब होता है कि डेटा से ही चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करते हैं। कॉन्सेप्ट को डेटा के साथ कॉम्प्रिहेंड करके ही आप अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं। तो डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल रोल, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स की लैंग्वेज होती है वो डेटा वाइज होती है। वो फैक्ट के साथ आपको चीज़ें बताते हैं, हवा हवा में बातें नहीं करते हैं। तो आप अगर ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं तो आपको उस तरह से बातें करनी होगी। इंटरव्यू में भी अगर आप फैक्ट्स बताएंगे दैट विल बी प्रूविंग योर पॉइंट मोर रेलिवेंटली। तो आपका रेलिवेंस उन पॉइंट्स का आप एग्जामिनर को समझा सकते हैं, इंटरव्यूअर को समझा सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग डेटा कि अगर रियल जीडीपी 8.7 से ग्रो हो रही है, 19.5% से नॉमिनल हो रही है, तो अप्रॉक्स 10.8% का जो गैप है वो इन्फ्लेशन का गैप है। अब ये क्या बोल रहे हैं भाई? कह रहे हैं क्वार्टरली जो ग्रोथ रेट्स हैं, दिस पिक्चर इंप्लाइज ऑलमोस्ट नो ग्रोथ। मैंने आपको कई बार बताया है कि ग्रोथ का मतलब क्या है, कि ऐसा नहीं है कि वी शेप जीडीपी रिकवरी हुई। पहले हम 7.7% से नीचे चले गए, उसके बाद हमने रिकवरी की मान लीजिए 8.7% से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत तेज़ी से रिकवरी है। हम पहले अगर 146 लाख करोड़ की इकॉनमी थे, अब 147 लाख करोड़ की इकॉनमी पहुंच गए, तो सिर्फ 1 लाख करोड़ का यानी बहुत माइनर अंतर है। यानी हमारी ग्रोथ रेट एक्चुअल 2 साल में बहुत ही नेग्लिजिबल हुई है। लेकिन ऐसे देखें तो 8.7% से इकॉनमी ग्रो कर रही है भाई साहब, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। नो सर, अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट टर्म्स में भी कितना ग्रो हुई है। रेट पे मत जाइए सर, सारा खेल रेट का है। आपको रेट के खेल में डालकर आपको उलझा सकते हैं। तो ये भी बोल रहे हैं कि इसका मतलब है कि इन 2 सालों में ग्रोथ जो है वो नेग्लिजिबल है। लेकिन इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन 10.8%, यानी इन्फ्लेशन बहुत हाई इन्फ्लेशन है। इसका मतलब ये है कि आप ये बात समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इकॉनमी अगर बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो और फिर बहुत तेज़ी से बढ़े तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। नहीं सर, एब्सोल्यूट नंबर में बहुत कम ग्रोथ है। पहली बात उन्होंने ये की। दूसरी उन्होंने बोला कि डेटा इज़ एज अ प्रॉब्लम। हमारे पास डेटा नहीं है। करेक्टनेस ऑफ डेटा इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हमको कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है तो डेटा कम से कम एक्यूरेट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास वो डेटा सही नहीं है। अभी भी हमारे पास प्रोविजनल डेटा है। और साथ में उन्होंने ये बोला कि द प्रॉब्लम विद द क्वार्टरली एस्टिमेट इज़ दैट कि इसका डेटा का एक्सटेंट बहुत लिमिटेड है। क्वार्टरली 3 महीने का लेते हैं आप तो एक्सटेंट बहुत लिमिटेड है। और यही चीज़ क्वार्टरली डेटा को ही आप जोड़ जोड़ के आप एनुअल डेटा जब बनाते हैं तो जो मिस्टेक आपने क्वार्टरली डेटा में कर रखी है वही मिस्टेक आप एनुअल डेटा में रिपीट भी कर देते हो। तो एरर का जो है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एरर जो है कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है, ऐसा ये बोल रहे हैं। और ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं कि डेटा करेक्ट क्यों नहीं है, डेटा प्रॉब्लमेटिक क्यों नहीं है, उनका ये रीज़न भी देते हैं कि देखिए पहला इशू ये है कि 2021-22 में पैंडेमिक के दौरान फुल डेटा कुड नॉट बी कलेक्टेड फॉर Q1। तो Q1 के लिए पूरा डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया। फर्दर फॉर एग्रीकल्चर क्वार्टरली डेटा अज्यूम्स दैट द टारगेट्स आर अचीव्ड। आपने अज्यूम कर लिया
कि एग्रीकल्चर के टारगेट जो हैं अचीव कर लिए गए। लेकिन आपको बात समझनी पड़ेगी कि Q1 में लॉट्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मिल्क एंड पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स है दे कुड नॉट कम टू द मार्केट। वो जब मार्केट में नहीं आए तो उनकी मार्केट वैल्यू नहीं लगी सर। उनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उनको आपने मार्केट वैल्यू में नहीं जोड़ा, क्योंकि वो मार्केट में आए नहीं। वो या तो सड़ गए या तो वेस्ट हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो आपने ग्रोथ रेट बताया एग्रीकल्चर का 3%, वो एक्चुअल में 3% नहीं है, 3% से कम है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो मार्केट में नहीं आई। करेक्टनेस ऑफ डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इस बार आपसे रियल सेक्टर और नॉमिनल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में सवाल पूछ ले 2021-22 में, 2022 में। इस बार आपसे हो सकता है अगली बार ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज के बीच का अंतर समझ ले। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, प्लीज़ अपने दिमाग के तार खोलते खोलते समझिएगा। एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड वेरी लिटिल डेटा आर अवेलेबल फॉर इट फॉर एग्रीकल्चर, नीदर द क्वार्टर नॉर द ईयर। तो हमारे पास ना ही क्वार्टरली डेटा अच्छे से अवेलेबल है, ना ही ईयरली डेटा। तो हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम करते क्या हैं, इट इज सिंपली अज्यूम दैट द लिमिटेड डेटा अवेलेबल फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर कैन बी यूज्ड एज टू एक्ट एज अ प्रॉक्सी। आप जानते हैं ना, जैसे आप कॉलेज में नहीं जाते थे तो आप दोस्तों से बोल देते थे कि हमारी प्रॉक्सी मार देना, कि बोले अगर कि तुषांत यादव तो कोई मेरा दोस्त होगा तो वो बोल देगा यस मैम, यस सर, उसकी वजह से मेरी प्रेजेंस लग जाएगी वहाँ पर। ऐसा होता है प्रॉक्सी। तो यहाँ पर क्या करें, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, ना ही क्वार्टरली ना ही ईयरली, तो हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर का यूज़ कर ले रहे हैं, अज्यूम कर ले रहे हैं। क्योंकि लिमिटेड डेटा है तो हम अज्यूम कर लेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो भी डेटा है उसको प्रॉक्सी की तरह यूज़ कर ले रहे हैं। तो दैट मीन्स कि नॉन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी जो डेटा है दैट इज नॉट अवेलेबल, और इस वजह से हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा। जैसे कि हम जीएसटी का यूज़ करते हैं, जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में हमने बात की थी कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटास क्या होते हैं, अगर जीएसटी का यूज़ करते हैं। लेकिन सर जीएसटी जब भी यूज़ करते हैं, ये जीएसटी कैलकुलेट क्या करता है, इंटायरली फ्रॉम द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये तो अनऑर्गेनाइज की बात करता नहीं। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करता है जीएसटी, जीएसटी को आप कैलकुलेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, ठीक है। और जीएसटी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा जो है आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए यूज हो नहीं रहा है। बात समझ रहे हैं, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, गोल गोल तो नहीं हो गया, दिमाग के तार खोलो। एग्रीकल्चर का डेटा नहीं है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर का यूज डेटा पूरा नहीं है इसलिए हम वहां पर हाई फ्रिक्वेंसी डेटा यूज कर रहे हैं। जैसे कि जीएसटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही कैलकुलेट हो रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं पूरा आपको होल ऐसा ब्रीफ में बोलूं तो वेरी लिटिल डेटा आर अवेलेबल फॉर द क्वार्टरली एस्टिमेट एंड इवन लेस इज अवेलेबल फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उससे भी कम किसके लिए है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा यूज़ कर ले रहे हैं। And since the same method is used to estimate the annual growth rate, the errors are repeated। तो क्वार्टरली में जो एरर्स होती हैं वो एनुअल में रिपीट हो रही हैं, तो एरर्स बढ़ती जा रही हैं क्योंकि आपके पास डेटा है नहीं, इसलिए एरर्स जो है वो एडअप होती जा रही है। क्वार्टरली डेटा इज एडअप टू यील्ड द एनुअल टोटल, और उसकी वजह से जो एरर्स हैं, द इम्प्लीकेशन इज दैट द एरर्स इन द क्वार्टरली डेटा आर रिपीटेड इन द एनुअल डेटा। बात समझ गए, इतनी बात समझ गए, और आप समझ ही गए कि मेथड जो यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर को यूज़ कर रहे हैं एज अ प्रॉक्सी टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसकी वजह से ये चीज़ बिल्कुल आपको करेक्टनेस ऑफ डेटा नहीं देगी। इसीलिए अगर आप ये बात समझें कि जो पैंडेमिक के दौरान हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसने बहुत मार खाई, और उसको अगर आपने अकाउंट नहीं किया, उसको आपने सीधा सीधा ऐसे के ऐसे दिखा दिया, रेप्लिकेट कर दिया ऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा लेते हुए, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने जीडीपी ग्रोथ रेट सही तरीके से नहीं दिखाई। बात समझ गए। Unorganized non-agriculture sector suffered far more than the organized sector and more so during the waves of the pandemic। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। Larger parts of the unorganized sector, non-agriculture sector have experienced a shift in the demand to the organized sector। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, आपने डेटा सही से कैप्चर नहीं किया है, तो दिस इंट्रोड्यूस द लार्ज एरर्स इन द जीडीपी एस्टिमेट। हम मानते हैं कि एमएसएमई का एमएसएमई का तो चलो हमें पता है कि उन्होंने बहुत ढेर सारा क्लोजर फेलियर्स को महसूस किया है, तो उसकी वजह से वो डेटा तो हमें पता है, लेकिन तब भी बहुत ढेर सारा एरर है हमारे जीडीपी एस्टिमेट में। तो अगर समझो इस चीज़ को, जीडीपी में एरर है, और जीडीपी का फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड से क्या होता है, C+I+G+NX।
अगर जीडीपी का डेटा एरर है तो कंजम्पशन एरर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एरर हो जाएगा। तो आप सही तरीके से ना ही कंजम्पशन बता पाओगे इकोनॉमी में, ना ही इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है वो बता पाओगे। दैट मीन्स कि करेक्टनेस ऑफ डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ द जीडीपी डेटा इटसेल्फ इज इनकरेक्ट, तो जो भी उसके कंपोनेंट है जैसे कि प्राइवेट कंजम्पशन, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, मस्ट ऑल्सो बी इनकरेक्ट, मस्ट ऑल्सो बी इनकरेक्ट। और समझिए इस चीज को, यही क्यों आप हर चीज तो जीडीपी से निकालते हैं सर। जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो, हर चीज जीडीपी के टर्म्स में बात करते हैं। आप रेवेन्यू डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो, आप ये सब किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? जीडीपी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। इफ जीडीपी इटसेल्फ इज इनकरेक्ट, तो बाकी रेशियोज का क्या होगा? बाकी रेशियोज का क्या होगा? इतना कोई डीप में नहीं पढ़ाएगा सर। आपको जो है एडिटोरियल सेक्शन में जो भी बहुत पूरे न्यूज़पेपर के एनालिसिस लेते हैं, वो क्या करते हैं, आपको ऊपर ऊपर चीज़ें बता देते हैं, पर चीज़ें डेप्थ में हैं सर। यूपीएससी नीड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ थिंग्स, आप तभी आंसर अच्छा लिख पाओगे, अदरवाइज लिख नहीं पाओगे। मैं आपको एक एडिटोरियल समझा रहा हूँ, कोई रोज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ समझा रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं पढ़ने का तरीका समझा रहा हूँ और मैं डेप्थ समझाना चाहता हूँ उसमें। अभी तरीका डेवलप कर लो, आप खुद पढ़ लो यार, आप क्यों स्पून फीडिंग में लगे हो? तरीका समझो ना। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि अगर जीडीपी का डेटा ही गलत है, तो सोचो इस बात को कि प्राइवेट कंजम्पशन का डेटा, इन्वेस्टमेंट का डेटा, ये सब इनकरेक्ट हो जाएगा और इससे जो रेशियोज एसोसिएटेड होंगे वो भी गलत हो जाएंगे। फर्दर द रेशियो देमसेल्व्स वुड हैव बीन इंपैक्टेड बाय द शॉक ऑफ द लॉकडाउन एंड द डिक्लाइन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। जाहिर सी बात है, और हमने बोलते हैं ना कि हमारा प्राइवेट कंजम्पशन जो है अभी भी वेल बिलो 3%, बिलो प्री पेंडेमिक लेवल के है। इकोनॉमिक सर्वे में हमने यही बातें की हैं भैया, अगर आपने नहीं लेक्चर्स किए हैं तो माफ़ कीजिएगा। इकोनॉमी का पूरा कोर्स पढ़ा दिया है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा दिया है, अब जान लोगे क्या? ये सब पढ़ तो लो यार। करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ मैंने आपको ऐसे पढ़ाए हैं यार, अगर ट्रस्ट नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं उस चीज़ को, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, समझो इस चीज़ को कि हमारा प्राइवेट कंजम्पशन वेल बिलो 3% प्री पेंडेमिक लेवल का था। आरबीआई का जो रिपोर्ट बोलता है, ये बोलता है आरबीआई की जो भी प्राइवेट कंजम्पशन का डेटा कैप्चर करता है वो लार्जली ऑर्गेनाइज सेक्टर से होता है। एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द 2021 वाज वेरी बिलो इट्स प्री पेंडेमिक लेवल ऑफ 104। कहने का मतलब है कि आरबीआई का जो डेटा बोलता है कि ये बहुत नीचे था प्राइवेट कंजम्पशन, कॉन्फिडेंस लोगों में नहीं था, और उसकी वजह से जो हम प्री पेंडेमिक लेवल का प्राइवेट कंजम्पशन निकालते हैं दैट विल ऑल्सो बी वेल बिलो प्री पेंडेमिक लेवल। समझ गए? तो हमारा कंजम्पशन कुड नॉट हैव कम क्लोज टू प्री पेंडेमिक लेवल, क्लोज भी नहीं आया होगा, बहुत नीचे होगा। दैट मीन्स इन ब्रीफ नीदर द टोटल यानी जीडीपी नॉट द रेशियोज आर करेक्ट। हर चीज हम ओवर एस्टिमेट करके बैठे हैं, डेटा को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, और डेटा बढ़ा चढ़ा कर बोलने का मतलब यही है कि एक नरेटिव, एक रॉन्ग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। Clearly, consumption and investment figures are overestimated and are very likely because the decline in the unorganized sector has not been captured. हमने unorganized sector का हमने decline capture ही नहीं किया, हमने just उसको as a copy paste, हमने as a proxy use कर लिया organized sector को unorganized sector के लिए। तो करेक्शन क्या करें? अगर आप समझे इस चीज को कि मान लीजिए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 55% ऑफ द जीडीपी, एग्रीकल्चर का 14% ऑफ जीडीपी, और ये दोनों अगर साइमल्टेनियसली 8.2% और 3% से ग्रो हो रहे हैं रिस्पेक्टिवली, तो उसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 4.93% के अप्रॉक्स होगी। लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी तो डिक्लाइन कर रहा है। क्यों डिक्लाइन कर रहा है? पहला तो उनकी जो यूनिट्स है वो बंद हो जा रही है, एमएसएमई की जो फैक्ट्रीज है वो बंद हो जा रही है। दूसरा, जो उनकी डिमांड है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर उस स्पेस को कवर कर ले रहा है। तो अगर 5% अगर यूनिट्स क्लोज हो गई मान लेते हैं, तो 5% जो डिमांड है ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट हो गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आ पाई। इसका मतलब क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कम से कम बाई अबाउट 10% से डिक्लाइन किया होगा, और इसकी वजह से अप्रॉक्स जीडीपी को -3.1% का डिक्लाइन देखना पड़ा होगा, यानी 3.1% से इस कंपोनेंट की वजह से जीडीपी डिक्लाइन हो गई होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2021-22 में जीडीपी जो है 8.7% से ग्रो नहीं की है, वो मात्र 1.8% से ग्रो की है, तो ये गलत नहीं होगा कहना। एंड इट वुड बी लेस देन द प्री पेंडेमिक लेवल बाय 4.92%। क्लियरली रिकवरी इज इनकम्प्लीट एंड इंडिया इज नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा बोल रहे हैं अरुण कुमार साहब। आई होप कि आप चीज़ों के पीछे रैशनल समझ पाए, आप इन डेप्थ इन चीज़ों को समझ पाए, ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं। कभी क्रिटिकली एनालाइज करने के बारे में आया,
आप थोड़ा सा क्रिटिकल टोन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव टोन में नहीं, क्रिटिकल टोन में चीज़ों को बैलेंस करते हुए, अप्रोच करते हुए आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, अगर आप एडिटोरियल इस तरह से सही तरीके से पढ़ते हैं। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, प्लीज़ इसको समराइज़ करके एक पैराग्राफ में 50 to 60 वर्ड्स में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि मैंने आपके साथ जस्टिस किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, कमेंट करके अपना फीडबैक दिया करो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा है, सो आई एम नॉट हेयर टू ज़बरदस्ती आपको मैं चीज़ें पढ़ाऊँ। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, मैं लाना बंद कर दूंगा। सिंपली मैं यहाँ पर हूँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। इफ़ यू डोंट नीड माई हेल्प, सो फिर मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।